अभिनव समाज, मैं वो कमलेश कुमार प्रजापति और मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं भिलवाड़ा सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और वर्तमान में कालियार ग्राम पंचायत के सरपंच तथा समाज सेवी श्री शक्ति सिंह कालियार। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वर्तमान में मैं सर्वप्रथम सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जिस तरह कोविड की रोकथाम के लिए जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए आपको भिलवाड़ा जिला कलेक्टर द्वारा भी सराहना प्राप्त हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़ चैनलों में भी आपको दिखाया गया और इसके अलावा आपको टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में भी आपको सुर्खियों में जगह मिली। तो मैं सर आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने किस तरह से इस प्रकार का कोविड मैनेजमेंट प्लान बनाया और इसको लागू कर पाए। जब प्रथम लहर आई थी 6 महीने पहले, जब मैं सरपंच नहीं था, उस समय मेरे गांव में 50 आदमी पॉजिटिव हुए थे। उसमें मैं खुद था, मेरा बच्चा था, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन, मेरे भांजा, हम सब पॉजिटिव हुए थे। दूसरी बार जब ये हुआ था और राजस्थान सरकार ने अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया, उसी टाइम हमने एक तरह से कैलाश में लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी थी। कारण ये था कि पिछला अनुभव हमारा बहुत ख़राब रहा था। उस अनुभव को देखते हुए मैंने 17 तारीख को अनुशासन पखवाड़ा शुरू हुआ। 18 तारीख को हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग करके हमने 100 आदमियों की एक टीम बनाई, उनको कोरोना योद्धा नाम दिया और उनका ड्रेस कोड बनाया, टी शर्ट ग्राम पंचायत कालियास उसके ऊपर लिखा और कोरोना योद्धा लिखा। उनको हमने जिम्मेदारी दी कि कुछ कार्यकर्ता तो जितने भी प्रवेश द्वार है गाँव के, उसके दोनों तरफ रहेंगे, किसी भी नए आदमी को नहीं तो आने देंगे और नहीं जाने देंगे बिना जायज़ कारण। अगर किसी की मजबूरी है, उसको आना है या जाना है, तो हम उसको थर्मल स्कैनिंग करेंगे और उसकी ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जांच के बाद ही उसको बाहर जाने देंगे। इसी तरह हमने पूरी पंचायत सेक्टर में 5-5 कार्यकर्ताओं की टीमें बनाई। वो पूरे गांव में हर घर में ऑक्सीजन देखेंगे ऑक्सीमीटर से और थर्मल स्कैनिंग करेंगे। इसमें हमारा साथ बीईओ मैडम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जितने भी सरकारी कर्मचारी लगे उन्होंने सबने किया। इस तरह हमारी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और हम इसमें सफल भी रहे। दूसरा, हमने सोचा कि अगर इसी दरमियान कोई ज़्यादा गंभीर हो गया पॉजिटिव, तो उसके लिए हमको क्या व्यवस्था की जाए। तो हमने एक निजी वाहन को एम्बुलेंस में तब्दील किया हमारे निजी खर्चों से और उसको अस्पताल में भेजा। कारण ये रहा कि जितने भी बीमार थे, 8000 की आबादी में केवल हमारे 3 पॉजिटिव आए थे और वो भी आज सब स्वस्थ हैं और कैलाश में एक्टिव केस 0 है। ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत और गांव के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। इसी कारण इस गांव को मॉडल बनाया गया और पूरे राजस्थान नहीं हिंदुस्तान में पहचान मिली। इसका पूरा श्रेय मेरी गांव की समझदार जनता और मेरे जो 100 कार्यकर्ता, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया और पिछले खराब अनुभव के कारण इन्होंने इसको योजनाबद्ध तरीके से काम करके एक गांव को और पूरे जिले को पहचान बनाई। उसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, क्या आप ये मानते हैं कि कोरोना काल में जो कोरोना की दूसरी लहर आई, इसके बाद कहीं ना कहीं तैयारियों में चूक हुई, जिसकी वजह से तैयारियों में चूक केंद्र सरकार के द्वारा भी हुई और राजस्थान सरकार के द्वारा भी हुई, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी। तो आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, सब सरकारें जिम्मेदार नहीं होती। आज मेरा प्रयास किया, मैंने मेरे गांव का बताऊंगा आपको। गांव की सरकार सरपंच है, मैंने किया। अगर जनता नहीं माने तो सरकार इसमें क्या करेगी। पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था और सबसे निवेदन किया था, आपके फ़ोन कॉल पे बार बार रिंगटोन पे बार बार आ रहा, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, और आपको एक्टिव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हर जगह कहा आपको कि सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क लगा के जरूर है। पर जनता कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार जनता होती है। अभी मेरे गांव का ही उदाहरण है कि जनता ने सावधानी बरती है तो यहाँ मतलब एक्टिव केस 0 है। तो ये जिम्मेदारी लेकिन सर हमारी भी है। लेकिन सर, सत्ता का काम केवल ये तो नहीं है कि शासन करना, केवल शासन करके मलाई खाना। जनता को अगर कोई भी तकलीफ आ रही है, अगर कोरोना जैसा संक्रमण फैल रहा है, तो इसमें सरकार ये कह के तो पीछे नहीं हट सकती कि इसमें जनता की जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं जनता में अशिक्षा है, बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से जनता समझ नहीं पा रही है। बहुत सारे लोगों को कोरोना की वजह से रोजगार छीन गया, भूखमरी आ गई, बहुत सारे लोग भूख की वजह से मरे। पहला लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोग पैदल चल के गए, उनकी वजह से पैदल धूप में चलने के कारण हीट स्ट्रोक की वजह से उनकी जाने गई।
तो इसमें सरकार का कहीं ना कहीं सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां बनती नहीं, है। आप कह रहे हो अशिक्षा, तो देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, अशिक्षा की जिम्मेदार कांग्रेस है। लेकिन सर पिछले 10 वर्षों में तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, आप देखो ना, हर चीज़ बढ़ी है, सब काम ठीक हो रहा है। बीजेपी सरकार में क्या क्या गलत हुआ, बताओ आप मुझे। नहीं, सरकार की जैसे बात करें तो सर सरकार की बहुत सारी कमियां होती है। जैसे अभी वर्तमान में बात करें तो कोरोना काल में कहीं ना कहीं दोनों सरकारों की कमियां उजागर हुई है। केंद्र अभी वर्तमान में जैसे अब टीकाकरण की बात करें तो वैक्सीन खरीदारी के लिए केंद्र सरकार ने अभी बोला है कि राज्य अपने स्तर पर खरीदे, जबकि केंद्र की ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो संघ की जिम्मेदारी है कि राज्य के लोगों की सेवा करे। देखो, वैसा पिछली बार लॉकडाउन केंद्र सरकार ने लगाया था तो सबसे पहले विरोध माननीय अशोक जी गहलोत और उद्धव ठाकरे जी ने किया कि ये राज्यों का अधिकार है। तो केंद्र कोई चीज़ अगर सुरक्षा के लिए करती है तो उसको राजनीति में बदल देते हैं कांग्रेस, और इसका सबसे पहले विरोध किया। तो कांग्रेस ने विरोध करके ये बता दिया कि राज्य अपने हिसाब से करेंगे, और वही लॉकडाउन फिर वापस अशोक गहलोत जी को लगाना पड़ा। और टीकाकरण में मैं बता दूँ, टीके यहाँ पड़े रहे जनता की जागरूकता के कारण, यहाँ टीके नहीं लगा पाए। मेरे गाँव के अंदर लोग डर रहे थे टीका लगाने से ये बीमारी होती है, आदमी मर जाते हैं, तो हमने उनको प्रेम से समझा के 73% वैक्सीनेशन कराया। और अब यही जनता कह रही है कि टीके लगवाओ। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है, और बीजेपी के विरोधी जो नेता उन्होंने कहा कि ये भाजपा के राज में आया हुआ टीका, इसको हम नहीं लगवाएंगे। इससे जनता में क्या मैसेज जाएगा, क्या सिद्ध करना चाहते हो आप? नहीं, मेरा ये मानना है, बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये सही है कि लोगों में भ्रम पैदा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन जो खरीदनी थी, भारत की जनसंख्या वर्तमान में देखी जाए तो लगभग 130 करोड़ के पास का आंकड़ा है। तो 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने ना तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टीकों का कोई प्री ऑर्डर दिया, ना ही भारत बायोटेक को दिया, ना ही उनकी क्षमता बढ़ाएगी। जबकि भारत में जो हर माह 2 करोड़ टीकों का उत्पादन हो रहा था, उनमें से भी बहुत सारे टीके विदेशों को भेजे गए। तो इससे अच्छा अगर यही टीके भारत में लगाए होते, जैसे आज आप अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका के अंदर 50% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसी वजह से अमेरिका में आज लॉकडाउन खुल गया है, लोग आराम से घूम पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की गलती रही। अमेरिका बहुत छोटा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। आप देखो, नहीं, बड़ा देश है। और 4 महीने तक सरकार ने इंतजार किया, कोई टीका लगाने के लिए जागरूकता ही नहीं थी। और जो प्रधानमंत्री पद पे बैठा हुआ उसको सब सोच के काम करना पड़ता है। उन्होंने सोच के, आज जरूरत थी तो अपने हर चीज़ बाहर से आ रही है, तुरंत अमेरिका ने अपने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन संयंत्र सब भेजे हैं। ये उनके दूरदर्शिता का ही परिणाम था। तो सर आप दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी की रैलियाँ हुई, प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ हुई, क्या आपको वहाँ उसमें कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखा? बंगाल चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगापुर उपचुनाव की, जहाँ पे राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री खुद प्रभारी थे, रघुजी शर्मा। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि आप मास्क लगाओ? एक बार भी उन्होंने चुनाव के बाद किसी को कहा कि आप टेस्ट कराओ? वो चुनाव जीत के उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो चाहते तो कम से कम गंगापुर में तो एक बार कह सकते थे। वो खुद मीटिंग में थे, मुख्यमंत्री की में, वहाँ धज्जियाँ उड़ाई गई सामाजिक दूरी की। सर मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान सरकार के समय जो यहाँ पे साड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके अंदर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन यदि हम राजस्थान सरकार की बुराई करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को तो सही साबित नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कमी तो बीजेपी की भी रही। सभी इसमें मैं किसी एक राजनीतिक दल को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल ने अपने चुनाव में अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों की जान को खतरे में डाला है। नहीं, बीजेपी की कई क्या कमी रही, आप बताओ मुझे। बंगाल में राज बीजेपी का नहीं था, वहाँ भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उन्होंने क्या सावधानी रखी? नहीं, वो मैं मान रहा हूँ, टीएमसी ने भी नहीं किया कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों के प्रति जो राजनीति से हम आशा कर रहे थे कि जो भारत के नेता जिस प्रकार काम करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। कोरोना में राजनीति कर रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले माननीय अशोक जी गहलोत ने एक ट्वीट किया था कि हम तीसरी लहर में बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। अगर एक राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसी बात करेगा तो आम जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। अभी कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना है। राजनीति के लिए पूरी उम्र पड़ी है, और इस महामारी को राजनीति
में नहीं घसीटा जाए, मेरा इतना निवेदन। हाँ सर, मैंने भी कहीं लाइनें पढ़ी थी कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। हाँ। दुश्मन का दर्द यही तो है कि हर हमले पे हम संभले हैं। तो कहीं ना कहीं विदेशों में जैसे अपने विरोधी राष्ट्र है पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ये भारत में जो अभी नया वेरिएंट मिला है ये भारत का वेरिएंट है। तो हाँ, इसको भारत वेरिएंट नाम दिया गया। इसमें कुछ नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ऐसे भारत के नेताओं को थोड़ा बयान देने से पहले सोच समझ कर बयान देना चाहिए। लेकिन ठीक है सर, कोरोना से इधर अब आते हैं सर आपके राजनीतिक जीवन पर। आप पिछले 30 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन सर आप जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है। तो क्या वजह रही कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपको टिकट नहीं मिल पाया, जबकि सभी क्षेत्रों में आप बाकी उम्मीदवारों से आगे थे और आप बहुत ही चर्चित भी थे इस विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, ये नेतृत्व का काम है। प्रदेश नेतृत्व ने मेरी वहाँ जरूरत नहीं समझी होगी, इसलिए मुझे टिकट नहीं दिया गया। और कोई भी आदमी, भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, ये टिकट के लिए काम नहीं करता, वो विचारधारा से बंधा हुआ है और सेवा ही संगठन है, इस पे चल के काम कर पा रहा है। तो टिकट कोई मायने नहीं रखता। राजनीति में कार्यकर्ता सबसे बड़ी पोस्ट है और मैं कार्यकर्ता हूँ। तो आप अगले विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे? क्या आपकी पार्टी आपको टिकट दे पाएगी? देखो, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें उम्मीदवारी पेश करने का सबको अधिकार है। मैं भी पेश करूँगा और अगर नेतृत्व है मुझे उचित समझेगी कि मेरी ज़रूरत वहाँ पे है तो वो मुझे टिकट देगी। अगर टिकट नहीं देती है तो मैं कार्यकर्ता हूँ, जिसको टिकट देगी उसके साथ काम करूँगा। लोग कह रहे हैं कि जो आप कोरोना काल में कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये केवल आप विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो क्या इसमें आप विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं? मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ, मेरा परिवार 50 साल से सेवा कर रहे हैं। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे सरपंच रहे जनसंघ से, क्या उन्होंने विधायक का टिकट मांगा? सेवा हमारे खून में है और मुझे शौक है और मेरी पहचान बनाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े पद पर नहीं गए हुए, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी और मैं करता रहूँगा। और विधायक का चुनाव तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या दूसरों को चुनाव नहीं लेना? भिलवाड़ा राजस्थान में कौन नजर आ रहा है बाहर आपको? कोरोना जैसे में जबकि मैं पॉजिटिव आ चुका हूँ, मुझे पता है कि मैं दूसरी बार अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरी बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। कोई भी आदमी राजनीति ऐसे नहीं करता जहाँ उसकी बचने की संभावना नहीं रहेगा तो क्या चुनाव लड़ेगा? मुझे शौक है और विधायक के चुनाव के लिए कितने जनों सेवा कर रहे हैं जिनको टिकट मिला है, जो टिकट लेना चाह रहे हैं पूरे भिलवाड़ा राजस्थान में, ये एक शौक होता है। आपका यही मानना है कि सेवा ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है? बीजेपी में सेवा ही संगठन। तो सर आप जैसा मैंने अभी कहा, आप पिछले 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है, तो आपको राजनीति में आने की प्रेरणा किससे मिली? मेरा पूरा परिवार राजनीति में था। मेरे ग्रैंडफादर इस गांव के सरपंच थे, उसके बाद जनसंघ से। जब इस गांव में कोई दरी बिछाने वाला नहीं था भाजपा का, उस समय मेरी मदर यहाँ सरपंच बनी थी और हमने खूब संघर्ष किया। मेरे मदर सरपंच रहे, उसके बाद मेरे मदर कृषि उपज मंडी में अध्यक्ष भी बने और इस गांव में बीजेपी को मजबूत करने में मेरे परिवार ने इस गांव के साथ लग के बहुत संघर्ष किया। मैं युवा मोर्चा का यहाँ का मंडल अध्यक्ष भी रहा था जब आसिंद, बदनौर और ये सब मंडल एक थे और मैंने 21 या 22 साल की उम्र में पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था और कोई स्थानीय कारण से मैं चुनाव हार गया था और उसके बाद मैं सरपंच का चुनाव भी मात्र 15 वोटों से हारा था और इस बार जनता ने मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जनता को। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि बीजेपी का झंडा उठाने वाला यहाँ पे कोई नहीं था, तो आपका बीजेपी चुनने का यही कारण था कि आपके परिवार वाले सब बीजेपी में थे या आपको बीजेपी की विचारधारा पसंद थी? बीजेपी राष्ट्रवाद विचारधारा और एकात्मक मानववाद सिद्धांत पर बीजेपी काम करती है और ये बात मेरे दिल को छू गई थी। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, हमारे क्षत्रिय जाति में भी ये है कि नेशन फर्स्ट है और हमने गर्दन कटाई देश के लिए, और वही भाजपा का सिद्धांत है नेशन फर्स्ट। इसी कारण हम इससे जुड़े हुए हैं और एक यही ऐसी पार्टी है जहां बोला जाता है जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। ये चीज़ें हमें और हर आदमी को प्रभावित करती है। इसी कारण आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सर आपने जैसा अभी कहा कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसके अलावा आपने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पार्टी है, तो आप ये कह रहे हो, एक तरफ आप कहते हो कि हम महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चलते हैं, एक प्रकार से आपके जो पूरे बीजेपी की सरकार में गृह मंत्री रहे गुलाब चंद कटारिया ने जो महाराणा प्रताप के लिए शब्दों का यूज किया, उनको आप कहाँ तक देखो भाई साहब, उनके शब्दों का उपयोग किया, वो उनके मुँह से निकल गया था, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। आदमी की गलती हो जाती, माफ़ी मांगने के बाद ये बातें होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक
उस प्रकार के व्यक्ति जिसने राजस्थान में गृह मंत्री के रूप में सेवा दी है, तो उनको कम से कम भाषा की मर्यादा का पालन करना चाहिए। उनको कह दिया गया, उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब वो बहुत सीनियर नेता, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो जब राजनीति में आए थे, जब हम पैदा भी नहीं हुए। सर, अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत कालियास के सरपंच हैं। आपने अभी चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड 400 वोटों से आपने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद ही 1 माह बाद हुए पंचायत समिति चुनाव में धौली कालियास सीट से आपकी उम्मीदवार चुनाव बीजेपी की उम्मीदवार यहाँ से चुनाव हार गई, तो आप इस हार को किस प्रकार से झेल लेते हैं? मेरे खिलाफ 3-4 जनों ने चुनाव लड़ा था, और जो ही पंचायत समिति का टिकट जनरल सीट होने के बावजूद मैंने कमलेश बदाई की पत्नी, जो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, बीजेपी जाति नहीं देखती है, बीजेपी कार्यकर्ता को देखती है, कमलेश बदाई की पत्नी को टिकट दिया, तो वो जो चुनाव हारे थे मेरे खिलाफ, वो थोड़े दिन की रहती है मन में भावना। उन्होंने सबने एक होके कि किसी भी कीमत पे हम इसके आदमी को नहीं जीतने देंगे, नहीं तो वो प्रधान बन जाएगी। इसी कारण उन्होंने एक होके वोटिंग कराई, और मात्र 15 वोटों से मेरा कर्मठ कार्यकर्ता की पत्नी चुनाव हार गई। तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी के ही कुछ लोगों ने भीतरी घात किया, जिसकी वजह से बीजेपी नहीं, जो चुनाव हारे थे सरपंच में उन्होंने। तो चुनाव लड़ने वाले आपके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे, दोनों उम्मीदवार बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं। राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती है, संभव है। उन्होंने उनकी हार का बदलने का तरीका ये उचित समझा, उन्होंने ये किया। हमने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी है, और 14 वोट से कोई हार मायने नहीं रखती है। और अभी वही लड़का कंचन देवी का पति कमलेश पूरे कोरोना काल में पूरे गांव की वो मदद कर रहा था, और एम्बुलेंस भी वही चला रहा है। तो जीते हुए अब लोगों को महसूस हुआ कि हमने उसको हरा के बहुत बड़ी गलती की है। और जीता हुआ आदमी जो पंचायत समिति में जीता, एक बार भी आके उन्होंने गांव के दुख दर्द में ये नहीं पूछा कि आपका क्या दुख है। इसके अलावा सर, जैसे कि आपने कोरोना में बहुत अच्छा कार्य किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा युवा थे, आप युवाओं में भी काफ़ी लोकप्रिय है, तो सर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो राजनीति के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, जिससे राजनीति का स्तर काफ़ी अच्छा हो और लोगों को आसानी से सुविधाएँ प्राप्त हो? देखो, राजनीति सेवा का सबसे बड़ा माध्यम राजनीति है। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि जो काम करने की इच्छा है उनको राजनीति में आना चाहिए। अच्छे आदमी जब राजनीति में आएंगे, जब ही इस देश की दिशा और दशा सुधरेगी। और कालियास के युवा इतने एक्टिव, पढ़े लिखे, आप देखो इसमें 4-5 गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, उन्होंने सब काम छोड़ के खुद के पैसों से मेरे कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। तो आज उनकी पहचान और पूरे गांव की पहचान राजस्थान नहीं पूरे भारत में हुई। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की वेबसाइट पे अपने कालियास पंचायत का नाम डाला। इससे बड़ी खुशी मेरे और इस जनता के लिए क्या हो सकती है? सर, आपके पंचायत ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो सर, वर्तमान में जो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार है, वो जो कार्य कर रही है, तो आप अशोक गहलोत सरकार के वर्तमान कार्यकाल को किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल फेल सरकार। आप देख रहे हो कि टीकों की बात करें, कितनी बर्बादी हुई। कल भास्कर ने छापा है कि टीकों की इतनी बर्बादी हुई। कचरे में पत्रकार टीका ढूंढ के जाए, इधर टीके के लिए लोग रो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 3 दिन पहले धौलपुर के अंदर MP के ऊपर हमला हुआ। भरतपुर में डॉक्टर दंपति को दिन दहाड़े मारा गया। लगातार जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद हो गई है, कोई इनका नियंत्रण नहीं है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत आपस में लड़ रहे हैं, उधर हेमाराम चौधरी नाराज होकर बैठे हुए हैं। सरकार है ही नहीं, किसी लग ही नहीं रहा कि राजस्थान में कोई राज है। तो सर, आपका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में राजस्थान सरकार बिल्कुल फेल रही है? फेल हो गई, बिल्कुल हर तरह से फेल है। ठीक है सर। इसके अलावा भी राजस्थान सरकार, जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए बहुत सारी सरकारी वैकेंसियाँ निकली थी जो 2019 में निकली थी, जैसे पटवारी की वैकेंसी है, रीट वैकेंसी है, तो इनके भी एग्जाम सरकार समय पे नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आप बेरोजगारी को लेकर राजस्थान सरकार से क्या आग्रह करना चाहिए? इन्होंने इनके घोषणा पत्र में जो वादा किया उसमें बेरोजगारी भी थे, जो 5% भी ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। इनका शिक्षा मंत्री में बोलने के ध्यान नहीं, वहाँ जो अध्यापक ज्ञापन लेके जाते हैं उनको कह देंगे सस्पेंड कर देंगे, ये अपने होश खो चुके हैं। इनके आपस में ही विधायक इतने नाराज हैं। केवल अशोक गहलोत, जब आप कोरोना की बात कर रहे हो तो पिछले कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री जी संघर्ष कर रहे थे, अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए जैसलमेर में करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे थे। ये जो सर सत्ता के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट के द्वारा जिस प्रकार की राजनीतिक रस्साकसी हो रही है, तो उसी प्रकार से यदि हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर आपसी अंतरकलह है। क्योंकि यदि हम बात करें वर्तमान में भिलवाड़ा जिले के सारड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में, तो यहाँ पे वसुंधरा राजे जी ना तो प्रचार करने आई और ना ही यहाँ पर बीजेपी वसुंधरा राजे गुट के कुछ नेता यहाँ पे आए, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा 40,000 वोटों से। बीजेपी में कोई गुट नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक गुट है।
और वसुंधरा जी की पुत्र वधू उस समय बीमार थी, अस्पताल में दिल्ली भर्ती थे, इस कारण हुआ नहीं, इसके हम सब एक हैं, हमारे कोई गुटबाजी नहीं। तो सर साड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जो 42,000 वोटों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, तो उसका कारण आप क्या मानते हैं? उसका कारण कहीं न कहीं अंतर्कलह था वहाँ का लोकल, और वहाँ पे एक ही जाति के दो उम्मीदवार खड़ा होने भी एक लोगों को मनों में वैज्ञानिक रूप से ऐसा लगा कि इस जाति के दो है तो ये चुनाव नहीं जीत पाए, उसका काफ़ी फर्क पड़ता है। तो आप लादूराम बितलिया जी थे, क्या आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लादूलाल बितलिया जी की वजह से आप चुनाव आ रहे हैं? नहीं, लादूराम जी ने पूरा काम किया है, बहुत मेहनत की है। इसमें क्या कि कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया, वहाँ पे सब मंत्री और अंधाधुंध पैसा खर्च किया गया, पूरे सरकारी संसाधनों का वो दुरुपयोग किया गया, इसी कारण वहाँ उनकी जीत हुई। कहीं ना कहीं लादूराम जी बितलिया ने भी आरोप लगाए थे कि उनकी जो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी उसमें ये आरोप लगाए हुए थे कि बीजेपी सरकार उन पर दबाव बना रही है। कर्नाटक में उनके पुत्रों का जो व्यापारी जो भी व्यापार करते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव डाला गया, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद करवाई गई। क्या इसमें सत्यता है? आरोप लगाने का अधिकार सबको है, वहाँ कहाँ साबित हुआ सत्यता, आप देखो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्डिंग किसी का टिकट कटता है तो कार्यकर्ताओं में थोड़ी ऐसी भावनाएं हो जाती है, उनके मुंह से निकल जाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लादूलाल जी ने बहुत मेहनत की है। तो सर एज ए ग्राम पंचायत कालियास के सरपंच के रूप में आपका क्या रोड मैप है? आप पंचायत को किस तरह से पंचायत का विकास करने की प्लानिंग कर रहे हैं? मैं आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूँ। पंचायत में सबसे पहले मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिक्रमण नहीं करें। दूसरा, मेरी इच्छा है कि स्वच्छ भारत जो चल रहा है उससे गाँव को सुंदर रखें, और सीवरेज और ग्रिड मेरी प्राथमिकता है। यहाँ पे एक तो यहाँ ग्रिड बने जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा आ रही वो दिक्कत खत्म होवे, और तालाब की नहरें नई बने ताकि ST SC और गरीब वंचित परिवार तक अंतिम छोर तक उनका पानी पहुँच सके। और एक सीवरेज मेरी प्राथमिकता है कि गांव में सीवरेज लाइन कराऊँ और पीने के पानी की पूरी व्यवस्था हो, ये मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा सर पंचायत में काफ़ी समय से युवाओं की मांग रही है कि युवा, जैसे अभी वर्तमान गांव की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 8 से 10 हज़ार की जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पर एक भी कोई ऐसा खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान के अलावा भी यहाँ पर ऐसे लोग नहीं है जो उनको ट्रेन कर पाए, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ ऐसे गांव हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए गांव हैं, लेकिन वहाँ से भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो आप खेल के लिए विशेष रूप से युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? खेल मैदान का प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को भिजवा दिया है, खेल मैदान बन जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर या कोई भी अपनी सेवाएँ देवे और उनको आर्मी के लिए ट्रेन करे। उससे खेल उनकी स्पोर्ट्स में भी उनकी रुचि बढ़ेगी और लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर पाएंगे। सर आपसे अंतिम सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा है, इस बीच कोरोना का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है, तो आप लोगों को किस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना चाहेंगे? अभी कोरोना की लहर कम हो गई, मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस भ्रम में नहीं रहें कि कोरोना वापस नहीं आएगा। इसका एकमात्र समाधान मास्क और वैक्सीनेशन। जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो, अपने गांव की बात करूँ तो 80-90% तब तक आप मास्क नहीं उतारें। और अपने यहाँ बहुत जागरूक जनता है, 45 से ऊपर अपने 73% वैक्सीनेशन हो गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन भी प्राथमिक चिकित्सालय में ही हो। मैं कलेक्टर साहब से 2 दिन में मिलकर इसके लिए विशेष अनुरोध करूँगा। और युवा और सब सावधान रहें, ये कोरोना अभी गया नहीं है, अपने को विशेष सावधानी रखनी है, टीकाकरण 100% करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।